हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं रोटेशन चैप्टर में टॉर्क टॉपिक के 3 बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको करना है शासन तो सीखना होगा अनुशासन। तो बस अब शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स। पहला न्यूमेरिकल, आपको पहले न्यूमेरिकल क्लियर कर दूं। ये एक वॉल है, स्मूथ वॉल, एक सरफेस। अभी कुछ नहीं कह रहा हूं मैं कि रफ सरफेस है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक सीढ़ी है, ठीक। इसकी लेंथ है 3 मीटर। ए बी इज ए लैडर, ओके। इट इज एट रेस्ट। इट्स लेंथ इज 3 मीटर। इट्स वेट इज 20 kg। सो वेट 20 kg है। जस्ट एट द सेंटर वेट लग रहा है। क्लियर। और ये सीढ़ी इस दीवार से कितनी दूरी पे रखी है? AC 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये ऐसे सेट है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है, फिगर बना नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड रिएक्शंस ऑफ वॉल एंड ग्राउंड सरफेस। क्लियर। क्या पता लगाना आपने कि ये सीढ़ी दीवार पे टिकी है, तो यहां पे रिएक्शन फाइंड करना है और यहां पे रिएक्शन फाइंड करना है। क्लियर। ये फिगर मैं पहले से बना दिया हूं टाइम बचाने के लिए। अब देखिए बेटा लोग, ठीक। ये लेवल 3 है, तो लेवल 1 2 की बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया किसका? इस वॉल का नाम ही है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये परपेंडिकुलर रखता है। ये F1 यहां का नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब यहां का नॉर्मल रिएक्शन देखें कैसे होता है, क्या होता है। रिएक्शन फाइंड करना है। तो देखो, पहले ये क्या हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। कहोगे नहीं सर, अभी आप कहे हो कि नहीं बताऊंगा मैं भी कि ये सरफेस रफ है कि स्मूथ है। बच्चों, ये तो कैसा भी हो, रफ हो या स्मूथ हो, लेकिन इसका तो रफ होना जरूरी ही है। ग्राउंड अगर रफ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सीढ़ी वहां टिक नहीं पाएगी, फिसल जाएगी। कोई रबर रबर लगाने की बात तो कह नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसे तो रफ होना ही पड़ेगा। क्लियर। अब एक फिगर बना रहा हूं मैं प्रैक्टिकली। ये सीढ़ी यहां पे कभी आप लगा के देखो, ये सीढ़ी क्या होगी। अगर ये सरफेस बहुत स्मूथ है तो सीढ़ी ऐसे सरक जाएगी ना, ये हिस्सा नीचे आएगा और ये हिस्सा यहाँ, सीढ़ी पट्ट हो जाएगी, लेट जाएगी सीढ़ी। सीढ़ी लेटेगी कब? जब सीढ़ी का ये पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, और ये पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाएगा। सीढ़ी ऐसे देखो मारकर, सीढ़ी लेट रही है, गिरा रहा। तो अगर ये सीढ़ी इधर जा रही है बच्चों, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो ये F हो गया है, ये F हो गया है। और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो इस नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शन फोर्स का एक रिजल्टेंट होगा कि नहीं? वो नेट रिएक्शन हो गया। ग्राउंड का नेट रिएक्शन क्या हो गया? F2। नोट करते जाना जो बोल रहा हूं मैं लिखने लगा तो फिर समझाने में दिक्कत हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। F2 क्या है? F2 इज रिजल्टेंट ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। बात आ गई समझ में? ठीक। इसको क्वेश्चन कह दिया है कि ये वॉल क्या है? स्मूथ है, इसलिए यहां फ्रिक्शन वगैरह मैं नहीं लगा रहा हूं, लगाऊंगा भी नहीं क्योंकि स्मूथ कह दिया है क्वेश्चन में। क्लियर। क्या फाइंड करना है, रिकॉल करा दूं मैं, क्या फाइंड करना है? ये रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है और ये F2 फाइंड करना है। F2 क्या है? इन दोनों रिएक्शंस का रिजल्टेंट। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब देखिए, जब भी रोटेशन के ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो 2 इक्विलिब्रियम्स देखने होते हैं, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट टॉर्क। क्यों ये दोनों लगा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज इन बैलेंस, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल। तो चलिए, चीजें साफ साफ दिख रही हैं बेटा लोग। यहाँ क्या दिख रही हैं? ये F1
और F बैलेंस कर रहे हैं, ये इधर है और ये इधर है, F1 इज इक्वल टू F हुआ। और क्या हो रहा है देखिए फोर्स के सेंस में, ये N इधर है और ये W इधर है, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, W हो गया। क्लियर है बात? तो ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस आपको मिल गया। इनमें से किसी की वैल्यू मिल जाए, F1 की वैल्यू मिल जाए तो F पता चल जाएगा, F की वैल्यू मिल जाए तो F1 सेम हियर। क्लियर है मामला? अब देखते हैं हम लोग टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क जब भी निकालना होता है तो ये पता लगाना होता है कि फोर्सेस का टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि टॉर्क टर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म, इनके लिए क्या पहले ढूंढना पड़ता है, किस एक्सिस के अबाउट। इजी क्वेश्चंस में एक्सिस बता दिया जाता है, फाइंड टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। लेकिन लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस में आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इसका सिंपल मेथड क्या होता है कि सिस्टम किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, अगर रोटेट करेगा तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक उसी एक्सिस के अबाउट। पंखा रुका हुआ है, भैया रोटेट करेगा तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, उसी रॉड के अबाउट। तो इसका टॉर्क निकालोगे तो किसके अबाउट निकालोगे, रॉड के अबाउट निकालोगे ना। दरवाजा है, उसका टॉर्क निकालोगे, किसके अबाउट निकालोगे, हिंजेस के अबाउट निकालोगे, उसके हिंजेस के अबाउट दरवाजा रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सीढ़ी है बेटा लोग, सीढ़ी अगर लुढ़केगी तो कैसे लुढ़केगी, ऐसे पलट जाएगी, बोलो ऐसे पलट जाएगी कि नहीं पलट जाएगी। रोटेशन का मामला है, सरकने का मामला नहीं है, तो पहले बताया मैं, ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो इस एक्सिस के अबाउट आप क्या निकालोगे, टॉर्क निकालोगे। नोट कीजिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट ए से पास हो रहा है। क्लियर? एक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस टॉर्क स्टैब्लिश करेंगे। सर जी ये फोर्स तो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये तो टॉर्क एस्टैब्लिश नहीं करेगा। बिल्कुल सही, समझते चलना। सर ये एफ भी कहाँ से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, ये भी टॉर्क नहीं लगाएगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्टेंस, जैसा भी सिचुएशन है। F2 भी नहीं लगाएगा टॉर्क, क्योंकि F2 भी यहाँ से पास हो रहा है। सर समझ गए, टॉर्क लगाने वाले कौन कौन से फोर्सेस हुए, W और F1। W और F1 क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं, टॉर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो चलिए अब टॉर्क निकालते हैं, किस एक्सिस के अबाउट, A के अबाउट। टॉर्क बाई W इज इक्वल टू टॉर्क बाई F1। टॉर्क बाई W, तो W इंटू यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, बोलो भाई, ये वेट कहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ये हो गया, ये पूरा डिस्टेंस कितना 1 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हाफ मीटर हो गया। टॉर्क बाई F1, ये देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस F1 का डिस्टेंस कितना, ये ना, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, तो लिख लीजिए F1 इंटू BC। BC डायरेक्ट नहीं दिया गया है, BC इज नॉट गिवन डायरेक्टली। ये दूसरा क्वेश्चन, यहां मत कंफ्यूज होना, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि समय बच जाए। ठीक, डिजिटल बोर्ड नहीं यूज करता हूँ, डिजिटल बोर्ड होता तो फट से दबा के इसको दिखा देता, लेकिन उसका मैं असर नहीं आने दूंगा अपनी क्लासेस पे, पहले से प्रिपेयर कर लेता हूँ। W इंटू हाफ इज इक्वल टू F1 इंटू BC कितना बेटा लोग, ये कितना है 3 है, हाइपोटेनस 3 है, बेस कितना है 1 है, तो बोलिए BC कितना, F1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 9 माइनस 1 W इंटू हाफ। लिख लिए? अगले स्टेप में इसको क्या लिख लूंगा मैं, अंडर रूट 8 लिख लूंगा, फिर क्या लिख लूंगा 2 रूट 2 लिख लूंगा,
लिखते चलना, इधर नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ। लिखिए, जल्दी लिखिए। वेट की वैल्यू दी गई है, अगले स्टेप में आप वेट की वैल्यू डाल दो। 20 हो गया, करते चलो। लेवल 3 है, लेवल 3 है, ठीक। ये हो गया 10, अगले स्टेप में 10 हो गया, ये अगले स्टेप में 10 हो गया। हो गया, हाँ सर हो गया। अगले स्टेप में 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया। हो गया सर, हो गया। अगले स्टेप में F1 इज इक्वल टू 5/√2 हो गया। यस सर, हो गया। F1 इज इक्वल टू 5/√2। जिनका छूट गया वो बीच के स्टेप फटाफट कर लो भाई। क्लियर है बेटा लोग, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, F1 की वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाए? F1 किसके बराबर है? F के बराबर है। F1 किसके बराबर? F के बराबर। F1 F के बराबर, तो F इज इक्वल टू भी क्या आ गया? 5√2 आ गया। 5√2 आ गया। सर जी ये गलती आप कर रहे हो। क्या गलती? ये 20 kg है, kg वेट रखना था। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, mg हो जाएगा। mg हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। mg होगा, ये वेट mg, मास दिया है ये। F1 आ गया, F1 आ गया, F आ गया। n कितना? सर अभी आप बोले हो n किसके बराबर? W के बराबर। तो n इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20 kg वेट 200। F आ गया, n आ गया। F आ गया, n आ गया। आ गया, F2 आ गया। कैसे F2 आ गया? F2 कैसे आ गया? F2 इज इक्वल टू, F2 क्या है? F और n का रिजल्टेंट है, √n² प्लस f²। √n² प्लस f²। क्योंकि क्या क्या फाइंड करना था? ये रिएक्शन फाइंड करना था F1। ये रिएक्शन क्या फाइंड करना था? F1। और क्या फाइंड करना था? F1 इज इक्वल टू F आ ही गया। और फिर क्या फाइंड करना है? F2 निकाल रहे हैं हम लोग। n², 200 का स्क्वायर प्लस f², 50/√2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व कीजिए। क्लियर? सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। फिर एंगल भी निकाल दो आप। एंगल tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस n/f। सारी वैल्यूज रख देंगे आप, मैं सॉल्व नहीं करता हूं, आप सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, आंसर मैच कर सकते हैं आप। मैं जब भी एनसीईआरटी की बात करता हूँ और क्वेश्चन नंबर नहीं डालता हूँ तो पुराने एनसीईआरटी की बात करता हूँ, जो अमीर वाली एनसीईआरटी थी। अब तो ये गरीब वाली एनसीईआरटी हो गई। तो n की वैल्यू मालूम, f की वैल्यू मालूम, सब कुछ पता चल गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेंगे, बीच बीच में आप सॉल्व कर ही रहे थे, अच्छी बात है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। 15 मिनट दिया इस क्वेश्चन पे, क्योंकि लेवल 3 था, सारे बच्चे समझ जाए। क्लियर? रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, वीडियो रिपीट करके आप देख लेना। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, बीच में जो नोट कर रहे होंगे उनका फायदा होगा इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहता है कि ये एक ऐसा रॉड है जो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेट ठीक बीच में लगना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा अगर इधर भारी होगा रॉड तो वेट इधर कहीं लगेगा, इधर भारी होगा, ठीक, पता चला इधर आयरन का बना, इधर कॉपर का बन गया, तो इधर वाला भारी होगा।
आई बात समझ में। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड को ऐसे दो दीवार हैं उनसे रस्सी बांध के यहाँ लटका दिया गया, जैसा कि फिगर देख रहे हो। ये क्या है? रॉड है बेटा लोग। ये क्या है? रॉड है। इधर एक रस्सी से बांध के लटकाए हो, ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में 36.9 है, 36.9 और ये 53.1 है। कहता है कि इस एंड से इसका वेट कहाँ लगेगा, ठीक बीच में तो नहीं लगेगा ये। तो लेट वेट इज एक्टिंग हियर, वेट इज एक्टिंग हियर एंड यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। यही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी जो लग रही है वो कहाँ लग रही है। ये डेटा दे दिया गया है, नोट कर लो बेटा, डेटा नोट कर लीजिए। क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है। डी बोले तो लोकेट द पोजीशन ऑफ द वेट ऑफ द रॉड, लोकेट द पोजीशन ऑफ द वेट ऑफ द रॉड। नोट कर लिए बेटा लोग। अब इस फिगर का थोड़ा सा इनलार्ज वर्जन मैं यहां बना रहा हूं ताकि सबको साफ साफ दिखाई पड़े और समझ में आ जाए। ये रॉड बना दिया बेटा लोग मैं, ये इधर वाली रस्सी बना दिया, ये इधर वाली रस्सी बना दिया। बहुत बढ़िया। इसको मान लिया टेंशन T1 है, टेंशन T2 है। नियम है जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये एंगल दिया गया है 36.9। चलो भाई यहां भी ऐसे बना लिए तो ये भी 36.9 हो गया ना, हो गया। लिखूं क्या? 11th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेवल 3 पढ़ा रहा हूँ। तो ये 36.9 हो गया। ये T1 है तो ये क्या हो गया? T1 cos 36.9 और ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos होता है, दूसरा वाला साइन T1 sin 36.9। यस सर, आ गया समझ में। बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए। ये एंगल दिया गया है क्वेश्चन में 53.1। हाँ सर दिया गया है। तो ये एंगल भी क्या हो गया? 53.1 हो गया। तो ये T2 है, एंगल के साथ वाला हो गया T2 cos 53.1 और ये क्या हो गया? T2 sin 53.1। बहुत बढ़िया। और यहाँ वेट तो नीचे लग ही रहा है, वेट नीचे लग रहा है। ठीक है बेटा लोग, इतनी बात। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। अगली वीडियो बनाऊंगा फिर रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन कि सर ये कैसा आया, मन में कोई प्रश्न होगा ठीक है तो आप बता दिया करना। फट से 2 मिनट में बनाऊंगा फिगर, अगले वाले में इसको डाल दूंगा, भले कोई दूसरा चैप्टर हो। क्योंकि तुम्हारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरा काम उनको खुश करना है। नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाने से ज़्यादा मेरा फोकस ये रहता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मेरे, वो खुश रहें, वो संतुष्ट रहें। तो अब देखो भाई, एक इधर लग रहा है फोर्स, एक इधर लग रहा है फोर्स, एक इधर। वही बात ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। W इज इक्वल टू T1 cos 36.9 प्लस T2 cos 53.1। ये हो गया मामला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर? और क्या आपको दिख रहा है? सर एक ये दिख रहा है इक्वेशन, ये देखिए, ये और ये T1 साइन। कभी कभी जो बड़े इक्वेशंस होते हैं उनका एक फायदा होता है, ठीक है, बहुत ढेर सारे इक्वेशंस मिल जाते हैं आपको, भले ही 2 से काम चले। भाई अगर अननोन 2 है और आप पूरी फिजिक्स लगा के 3-4 इक्वेशंस बना लिए, यू आर इन कंफर्टेबल पोजीशन। कह यार इक्वेशन तो मैं 4 बना लिया, अननोन 2 ही हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। दिक्कत तो वहाँ होती है ना कि जहाँ पे इक्वेशंस कम बनते हैं, अननोन ज़्यादा होते हैं, वहाँ ढूंढना पड़ता है। अरे यार अननोन तो 3 हो गए, इक्वेशन मुझे 2 ही दिखाई दे रहा है, तो कोई एक फिजिक्स छूटती रहती है। जब वो लगा देते तो इक्वेशन और बन जाता है। आई बात समझ में ना? तो चलिए, तो T1
और इधर देखो एक फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो ये दोनों बराबर होंगे रॉड इक्विलिब्रियम में। इज इक्वल टू, पूरा लिख लो भाई इसको, 36.9 इज इक्वल टू T2 साइन 53.1। ऑलराइट, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू साइन 53.1 अपॉन साइन 36.9। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो बेटा। वैल्यूज इनकी दी गई है, क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज दी गई है। 53.1 की वैल्यू दी गई है, लिख लीजिए आप 0.7401। ठीक है, डेसिमल के दो ही प्लेस तक लिखना। और इसकी वैल्यू दी गई है 0.5477। तो ये सॉल्व करके 1.3 के आसपास लिख लीजिए आप, 1.3 के आसपास हो गया। ये इक्वेशन बन गया भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। T1 अपॉन T2 मिल गया, क्या मिल गया? T1 अपॉन T2। अब देखिए सर, अभी तो आप केवल क्या लगाए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाए नहीं। ठीक, कोई भी रॉड है उसका आप टॉर्क निकालते हो, लाइन पासिंग थ्रू इट्स वेट, वहां बैलेंस होगा। कहाँ बैलेंस हो रहा है ये रॉड, कहाँ बैलेंस होगा? कोई यूनिफॉर्म रॉड होती, ठीक, कहाँ बैलेंस होती? ठीक बीच में, यहां लगा देते। जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां से पास होगा, आप टॉर्क वहां से निकाल लोगे। तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस नाम दे दो, MN दे दो नाम इसका, MN दे दीजिए। अब ये फिगर रब कर दे रहा हूं मैं, जरूरत पड़ेगी हमको अभी इस डेटा की। केवल टॉर्क आप लिखते चलो, टॉर्क अबाउट MN एक्सिस, टॉर्क अबाउट MN एक्सिस। टॉर्क लगाने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं भाई? ये तो लगाएंगे नहीं, ये तो उसी से पास हो रहा है। कौन कौन सा? ये लगाएगा टॉर्क, टॉर्क बाई, टॉर्क बाई कौन? ये क्या है? T1 cos 36.9 इज इक्वल टू टॉर्क बाई दिस इज इक्वल टू टॉर्क बाई, लिखिए, टॉर्क बाई T2 cos 53.1। दोबारा सुन लो, एक ये टॉर्क लगा रहा है और एक ये टॉर्क लगा रहा है। ये तो उसी से पास ही हो रहा है, ये टॉर्क नहीं लगाएगा, और ये सब उसी से पास हो रहे हैं। तो चलिए T1, तो टॉर्क है ये T1 cos 36.9 इंटू ये डिस्टेंस कितना, D, यही फाइंड करना है, D इज इक्वल टू T2 cos 53.1 इंटू ये डिस्टेंस कितना, ये पूरी लेंथ कितना दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूरी लेंथ नहीं बताया मैं आपको, नोट कीजिए, नोट कीजिए, 2 मीटर, ये पूरी लेंथ 2 मीटर है। तो ये D है, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस D, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब इससे आसान क्या हो सकती है फिर? क्लियर भाई, क्लियर? सर अब तो लग रहा हो जाएगा, हो ही जाएगा। कैसे? इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए जो नहीं लिख पा रहे हैं, टेक स्क्रीनशॉट, ले लिए। 4 3 2 1, T1 by T2, T1 by T2 cos 53.1 अपॉन cos 36.9, 2 माइनस D अपॉन D। क्लियर? सर अब तो हो गया पूरा ही क्लियर।
T1 upon T2 already you have calculated. T1 upon T2 पहले कैलकुलेट कर चुके हो आप, कितना 1.3। cos 53.1 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.678, cos 36.9 दिया है क्वेश्चन में 0.8366। अब इसे रब कर दे रहा हूं मैं, 2 माइनस डी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, इतना आप लिखो, इतना लिखो बेटा लोग। सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का ही आंसर मैच कर लोगे, बता दे रहा हूं मैं। d इज इक्वल टू आ रहा है 0.745। हो गया काम। लिखिए, मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूं मैं, इसी टाइप का है, मतलब इससे आसान कर सकते हो आप, नोट करो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, 4 3 2 1, डी आ गया, दिस इज आंसर, राइट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ मीटर स्टिक, लिखेंगे अ मीटर स्टिक is balanced on a knife edge. Meter stick is balanced on a knife edge at its center. At its center. Full stop. When two coins, each of mass 5 gram, each of mass 5 gram are put one on the top of other, one on the top of other at 12 centimeter mark, at 12 centimeter mark, comma, the stick is found to be balanced at 45 centimeter, at 45 centimeter. What is the mass of the rod? What is the mass of the rod? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बेटा लोग, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो, तब सॉल्यूशन समझ में आता है, नहीं तो रटने वाली बात हो जाती है। पढ़ लिए? हाँ जी। कहता है कि एक रॉड है, मीटर स्टिक है। अब मीटर स्टिक का मतलब हो ही गया कि 1 मीटर मेरे भाई, और यूनिफॉर्म है, तो वेट कहाँ लगेगा? ठीक बीच में ही लगेगा। बोलो, वेट कहाँ लगेगा? ठीक बीच में लगेगा। क्लियर? कुछ नहीं दिया गया वेट वोट इसका। चलिए, मान लिया मास m है तो mg मान लीजिए। डेटा लिखते जाओ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये 50 सेंटीमीटर हो गया, कुछ काम करते रहना चाहिए, और ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। रॉड का नाम मीटर स्टिक नाम दे दिए AB है। कहता है कि एक एंड से मतलब 12 सेंटीमीटर पे, सिंपली क्या कहता है 12 सेंटीमीटर, मतलब मीटर स्टिक यहाँ से शुरू अगर 0 1 2 0 1 2 3 4, ये 100 सेंटीमीटर है। चलिए एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर दें, 100 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका मतलब यहाँ बीच में आप कुछ सपोर्ट लगाओगे, नाइफ एज वगैरह लगाओगे तो ठीक वो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बैलेंस इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस हो गया वो। क्लियर? ठीक है। कहता है कि 12 सेंटीमीटर पे 5-5 ग्राम के 2 कॉइन्स रखे, यही तो है क्वेश्चन। हाँ जी, 12 सेंटीमीटर पे 5-5 ग्राम के, तो ये 10 ग्राम हो गया। कितने सेंटीमीटर पे? 12, जीरो यहाँ था ना, 1 2 3 4 5 6, 12 सेंटीमीटर पे आप 10 ग्राम रख दिए, 10 ग्राम रख दिए।
मेरे भाई अब सुनो क्या हो गया। जैसे ये तो बैलेंस था यहाँ पे, आप पहले सपोर्ट यहाँ बीच में लगाए थे, बैलेंस था। अब जैसे ही आप यहाँ पे रख दिए सिक्का, ये लुढ़क जाएगा कि नहीं? लुढ़क जाएगा। पहले यहाँ बीच में था, अब आप यहाँ क्वाइन रख दो, लुढ़क जाएगा। अब आपको सपोर्ट कहाँ लगाना पड़ेगा? दूर नहीं, अब और लुढ़क जाएगा। सपोर्ट आपको नजदीक करना पड़ेगा। जो सपोर्ट 50 पे था वो कहाँ लगाना पड़ा आपको? 45 पे। क्वेश्चन पढ़ो, 45 पे आप नाइफ एज लगाए तो ये सपोर्ट हो गया। चलिए एक डेटा और मिल गया, ये 45 हो गया, इसको के कह दो नाइफ एज, ये 45। जितना डेटा लिखे रहोगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा। हाँ चलो यार, दुनिया भर के डेटा दिए गए हैं, अब फिजिक्स ढूंढनी है। तो भाई चलो एक और बात लिख लूं, यहां से यहां तक 50 था, ये 45 हो गया, तो Km क्या हो गया? Km क्या हो गया? 50 माइनस 45, 5 सेंटीमीटर। सब लिखते चलो, आगे बात समझ में? बोलो, फिगर बना लो साफ साफ, फिगर साफ साफ बना लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या फाइंड करना है आपको? मास फाइंड करना है। व्हाट इज द मास? व्हाट इज द मास? अब तो सिस्टम इसके अबाउट बैलेंस हो गया ना, जहां नाइफ एज लगाए कि नहीं, इसके अबाउट बैलेंस हो गया। नाम दे दो इस एक्सिस का, बीपी दे दो, बी लिखा है, ठीक है। एस टी दे दो, एस टी, एस टी, अभी कहाँ से नाम लेते हैं, एस टी ले आए, ठीक है, एस टी। तो टॉर्क, टॉर्क कौन कौन से फोर्सेस हैं भाई? केवल दो फोर्स, ये सिक्कों का वेट और ये मीटर स्केल का वेट, और कुछ नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, यही दो फोर्सेस हैं पूरे क्वेश्चन में। टॉर्क बाई 10 ग्राम वेट इज इक्वल टू टॉर्क बाई वेट ऑफ द रॉड, वेट ऑफ द मीटर स्केल। किस एक्सिस के अबाउट? फिगर में बना है, फिगर बना दोगे, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो वेट 10 ग्राम वेट, तो ग्राम को किलोग्राम में, बहुत पेशेंस के साथ कहा, ग्राम को किसमें किया? किलोग्राम में। केजी हो गया, एम हो गया, इंटू जी, इंटू जी, 10 लेके काम करता हूं। ये तो पूरा फोर्स हो गया बेटा लोग, ये पूरा क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्टेंस। डायरेक्ट कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसका भी नाम दे दो, कुछ आप दे दो, सी दे दो, क्वाइन रखा है तो इसका नाम सी दे दो, सी दे दो। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस क्या है? सी एम, सी के कह दो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, सी के इज इक्वल टू एम जी। अब इस मास को आप केजी में कन्वर्ट कर चुके हो, इसका मतलब ये मास केजी में ही आएगा, इनटू ये डिस्टेंस क्या था? के एम था, के एम, के एम। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। तो जहां तक हो सके सॉल्व करते चलो। ये 100 हो गया, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -1 हो गया, इनटू सी के। देखो बेटा लोग, सी के देखो, ये दूरी कितनी? 45, ये दूरी कितनी? 12, तो ये क्या हो गया? 45 माइनस 12, 45 माइनस 12, 3, और ये गया 4 में से गया, तो 33 हुआ। क्या हुआ? सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। दोबारा सुनिए, ये पूरी दूरी कितनी? नाइफ एज कितने पे लगाए? 45 पे लगाए, और ये सिक्के कहाँ पे रखे? 12 पे रखे, तो 45 माइनस 12 क्या हो गया? 33 हो गया, इज इक्वल टू, ये मास निकालना है, इंटू 10 इंटू के एम। के एम कितना? ये पूरा कितना था? 50 था, ये 45 था, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2। आप जब क्वेश्चन करते करते सेट हो जाओगे, कहोगे सर इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? कोई बात नहीं, आप सेट हो जाओगे। सॉल्व वॉल्व कर लो बेटा लो, मास की वैल्यू बताओ, यही फाइंड करना था, मास ऑफ द मीटर स्केल।
फटाफट सॉल्व करो। मास ऑफ द मीटर स्केल बताओ मुझे क्या आ रहा है 66 इंटू 10⁻³ kg, जो कि सब आप kg में कन्वर्ट कर चुके हो। लग रहा साफ साफ 33 डिवाइडेड 5, ठीक है ना, आएगा 5 6 3 30, फिर 66 आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये रोटेशन के 3 अच्छे क्वेश्चन में लिया हूँ। अब मैं चैप्टर वाइज ऐसे कुछ क्वेश्चंस लूँगा, चैप्टर कुछ अच्छे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। अब इसका मैं थोड़ा सा सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक। इनकी प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम्स के पहले इन क्वेश्चंस को लगाना है, अगर पहले नहीं लगा लो, लेकिन कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चंस को पहले इन एडवांस लगाए रहो। एग्ज़ाम के पहले तो इनकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, बगैर सोल्यूशन देखे, बगैर हिंट देखे इनकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। ओके, टेक केयर गुड ऑफ योर सेल्फ।